चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हमने वीट स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, और एक बार अपन वीट को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो है हमारा बार्ले आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो वीट की जब भी हम बात करते हैं, ट्रिट्रिकम एस्टिवम इसे कहा जाता है। बोटेनिकल नेम की बात करें तो ट्रिट्रिकम एस्टिवम, जो कि आपका हेक्साप्लॉइड नेचर का होता है, यानी जिसके अंदर 6 बेसिक क्रोमोसोम सेट्स होते हैं। इसलिए अगर बेसिक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो कितना होता है, x = 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। हेक्साप्लॉइड है तो 6 × 7 करोगे तो 42 हो जाएगा। यानी क्रोमोसोम नंबर वीट के अंदर कितना होता है, 2n = 42 होता है। कितना होता है, 42। लेकिन किसी भी चीज का अगर आपसे एंडोस्पर्म का पूछा जाए, किसका पूछा जाए, एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म के अंदर जब हम 2n से डिनोट करते हैं, सॉरी, एंडोस्पर्म को हम 2n से डिनोट ना कर किससे डिनोट करते हैं, 3n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, 3n से। जैसे अगर मान लीजिए मेज का 20 है तो उसका 3n कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए वीट का तो आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है। अब उसके बाद हमने बात किया था बोटेनिकल नेम हो गया। किसी भी क्रॉप को आप पढ़ो तो बेसिक सीरीज याद रखो। सबसे पहले बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन जो है साउथ वेस्ट एशिया, ग्राम का भी साउथ वेस्ट एशिया है। उसके बाद में जर्मिनेशन की बात करें तो हाइपोजियल जर्मिनेशन, क्योंकि सभी सीरियल्स के अंदर कौन सा जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर इनिशिएशन, शॉर्ट डे हो गया, लॉन्ग डे होगा, तो रबी क्रॉप है तो लॉन्ग डे प्लांट होगा। जर्मिनेशन हो गया, हाइपोजियल है। टेस्ट वेट की बात करें तो 40 ग्राम टेस्ट वेट होता है। फ्लरिस माइनर का कितना होता है, 2 ग्राम होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें मिनरल कंस्टिट्यूएंट की, एक चीज हम बताना भूल गए थे, मिनरल कंस्टिट्यूएंट। मिनरल कंस्टिट्यूएंट की अगर हम बात करते हैं तो वीट के अंदर लगभग 67 से लेकर 70% तक क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर इसके अंदर मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स जो है 1.5 से 2.0% क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। फेट कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 से लेकर 2.0% इसमें क्या होता है, फेट कंटेंट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेट है वो किसमें पाई जाती है, सीरियल्स के अंदर, बाजरा में। किसमें पाई जाती है, मैक्सिमम फेट इन सीरियल क्रॉप्स किसके अंदर पाई जाती है, बाजरा के अंदर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रोटीन की अगर हम बात करें तो लगभग जो है प्रोटीन का रेंज बहुत वाइड है इसके अंदर, लेकिन एवरेज प्रोटीन आपको याद रखना है 10 से 12%, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आप स्टार डाल के लिख लेना, हाईएस्ट प्रोटीन जो है, हाईएस्ट प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो वो व्हीट में होता है, सीरियल्स के अंदर। और लोवेस्ट प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो लोवेस्ट प्रोटीन जो है वो किसमें होता है, राइस के अंदर। राइस के अंदर 6 से 7% क्या पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। व्हीट की भी एक वेराइटी है जिसका नाम मालविका है। कौन सी है, मालविका। मालविका के अंदर लगभग 15.5% क्या पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हीट की कौन सी ऐसी वेराइटी है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है 15.5% पाया जाता है। चीज क्लियर है। व्हीट की प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ग्लूटेन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें कि व्हीट पर कौन सा इंस्टीट्यूट रिसर्च करता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, जो कि कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर है। बेसिक क्रॉप करने के बाद में आपको उसकी प्लांट को देखना है, उसकी बोटनी को देखना है। तो जब भी हम सीड की बात करते हैं तो मोनोकोटिलेडोनियस सीड होता है। जब जर्मिनेशन होता है तो प्राइमरी रूट्स निकलती है जिनको हम सेमिनल रूट्स बोलते हैं। ये सेमिनल रूट्स जो होती है वो टेम्पररी होती है। जब तक सीडलिंग नहीं बनेगी तब तक सेमिनल रूट्स प्लांट को क्या करेगी, या उसको क्या करेगी, नरिश करेगी। 5 से 7 दिन के बाद जब सीडलिंग हमारा तैयार हो जाएगा उसके बाद में सेमिनल रूट्स क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद कौन सी रूट्स निकलती है, सेकेंडरी रूट्स निकलती है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें वीट के स्टेम जो होता है उसको हम कुल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुल्म। एक लीफ होती है जो वीट के स्टेम को कवर करके रहती है, उसको हम सीड बोलते हैं। जहां से स्पाइक निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। और अपर मोस्ट जो ब्लेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैग लीफ कहा जाता है। वीट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम स्पाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइक कहा जाता है। उसके बाद में वीट के अंदर जो स्पाइकलेट्स होते हैं, यानी स्पाइक से जो जुड़े हुए रहेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट्स बोलते हैं, जो कि जिगजैग पैटर्न में जुड़े हुए होते हैं। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेचिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेचिस कहा जाता है। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक लेमा होता है और एक पेलिया होता है। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हल कहा जाता है। इसके बाहर जो है इस तरीके से एक थोन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवन कहा जाता है। ओवन जो है फोटोसिंथेसिस में कितना पार्टिसिपेट करता है, 12% करता है। वीट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 प्रकार का वीट होता है, डाइप्लोइड, टेट्राप्लोइड और हेक्साप्लोइड। डाइप्लोइड के अंदर ट्रिट्रिकम, मोनोकोकम, ट्रिट्रिकम तुश्चई, 2-3 चीजें वो याद रखना है। इनके अंदर 2n बराबर कितना होगा, 14 होगा, क्योंकि बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, 7 है। दैट इज क्लियर। टेट्राप्लोइड की अगर हम बात करें तो 2n बराबर कितना होता है, 28 होता है। इसके अंदर डाइकोकम और ड्यूरम है। डाइकोकम DIE यानी इमर वीट इसे कहा जाता है। इंडिया के अंदर कितना परसेंट,
1%, ठीक है। जबकि ड्यूरम की बात करें तो मैक्रोनी वीट कहा जाता है, स्टेम रस्ट के प्रति रेजिस्ट होता है, पिटनेस इसके अंदर पाई जाती है, मतलब नोड्स के अलावा भी क्या होता है, सॉलिड पोर्शन होता है। ड्यूरम वीट होता है जिसको हम मैक्रोनी वीट कहा जाता है, और इंडिया के 12% एरिया पर जो है कौन, ड्यूरम वीट कल्टीवेट किया जाता है। हेक्साप्लोइड वीट की बात करते हैं तो इसके अंदर ट्रिट्रिकम एस्टिवम, जिसको हम मैक्सिकन ड्वार्फ वीट कहा जाता है, ठीक है, या कॉमन ब्रेड वीट कहा जाता है। एक और हम बात करें तो ट्रिट्रिकम स्पेरोकोकम, जिसको हम इंडियन ड्वार्फ वीट के नाम से जाना जाता है, और दोनों आपके कौन से हैं, हेक्साप्लोइड है। ये दोनों अगर स्पेरोकोकम की बात करें तो बहुत कम एरिया जो है स्पेरोकोकम का है, मेनली जो है ट्रिट्रिकम एस्टिवम का कल्टीवेशन इंडिया के अंदर किया जाता है। कितना है, 87%। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर वीट के जोन्स के बारे में, टोटल कितने जोन्स हैं, 6 जोन है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कौन से जोन की होती है, नॉर्थ वेस्ट जोन की होती है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद में आपको डिजीज इंसेक्ट पेस्ट में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इरिगेशन की बात करते हैं तो सीआरआई क्राउन रूट इनिशिएशन सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 450 टू 650 हेक्टेयर एमएम जो है इसकी क्या होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है। 6 जो है इसकी ग्रोथ स्टेजेस होती है। उन 6 ग्रोथ स्टेजेस में अगर फार्मर के पास एक इरिगेशन है तो सीआरआई स्टेज पर देंगे, 2 इरिगेशन है तो सीआरआई और फ्लावरिंग पे देंगे। अगर ऑप्शन में फ्लावरिंग भी है और लेट ज्वाइंटिंग भी है तो आपको क्या करना है, लेट ज्वाइंटिंग करना है। 3 इरिगेशन है तो सीआरआई हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइंटिंग हो जाएगा, उसके बाद मिल्किंग हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें वीड मैनेजमेंट की, तो वीड मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले नैरो वीड को किल करने के लिए हम आइसोप्रोट्यूरोन का यूज करते थे, लेकिन आइसोप्रोट्यूरोन के खिलाफ जो है नैरो लीफ वीड क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। जैसे फ्लेरिस माइनर की बात करें तो इसके स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरॉन। सल्फोसल्फ्यूरॉन के कितना डोज हम यूज करते हैं, 20 से 25 ग्राम पर हेक्टेयर। अगर हम ब्रॉड लीफ वीड की बात करते हैं तो 2,4-D या फिर मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल का यूज कर सकते हैं। मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल जो है सबसे हार्मफुल है, यानी इसका ये डेंजरस नेचर का होता है, इसलिए इसका केवल कितना हम यूज करते हैं, 4 to 5 ग्राम पर हेक्टेयर यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका वीड मैनेजमेंट आपको याद रखना है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ज्यादा आपको जाना नहीं है, 100 जो भी हमारा 4:3 जो भी रेशियो है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद में हमने कल टिट्रिकेल के बारे में बात किया था, सिकल सीरियल जिसे कहा जाता है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को कवर कर लिए। अगर हम बात करें रेशो की, किसका, ग्रेन और स्टार रेशो, तो ग्रेन स्टार रेशो कितना होता है मैक्सिकन वीट का, 1:1.5, लेकिन ड्वार्फ जीन वेराइटीज जो है उनका कितना है, 1:1 है। अगर सोरगम की बात करें तो सोरगम का कितना है, 1:3, और अगर पिजन पी की बात करें तो 1:4, ठीक। ये चीज आपको क्लियर है। इसके बाद में बकवीट हमारा हो गया था। कुछ वेराइटीज है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए HD 2687, यहां पर आपको ज्यादा नहीं 2-3 वेराइटी याद रखना है। राज 3077 जो है वो हाइल्डिंग वेराइटी है इसकी, है ना। इसके अलावा खराचिया 65 जो है, खराचिया 65 जो है वो सेलाइन एरियाज के अंदर जो है, सेलाइन एरियाज के अंदर K65 या खराचिया 65 इसे कहा जाता है। लोकवान आपने गांव में सुना होगा, या अधिकांश राजस्थान के अंदर जो है लोकवान बीट आपने सुना होगा कि हम इस बार लोकवान बीट लाए हैं, ठीक है। तो लोक 1 जो है वो भी किसके वेराइटी है, वीट की है। सिंगल ड्वार्फ जीन वैरायटी के अंदर सुजाता सोनालिका, डबल जीन के अंदर सोनारा 64, ये याद रख लेना एक बार। ट्रिपल जीन वैरायटी के अंदर हीरा मोती, ज्योति, संगम, लाल बादशाह, ठीक है। म्यूटेंट वैरायटी सरबती सोनारा, रेजिस्टेंस टू ऑल 3 रस्ट वैरायटी, ये आपको याद रखना है। कौन सी है, लरमा राजू। देखिए बच्चों, वैरायटी ऐसी चीज है कि आप कितना ही याद कर लो, वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक या दो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एग्रोनॉमी क्रॉप से पूछा गया तो मोर देन सफिशिएंट है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो वैसा क्वेश्चन आएगा जो बहुत जनरल होगा और आप सब लोग उसको टिक कर दोगे, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किसी को नहीं आएगा। तो वैरायटी के अंदर आपको ज्यादा जाना नहीं है। आपको जैसे कि अगर हम बार्ले की बात करें तो मोलियर रेजिस्टेंस कौन सी है, कुछ पर्टिकुलर वेराइटीज ही हमें याद रखना है, ठीक है। अब आता है आपका बार्ले, थोड़ा बार्ले को देख लेते हैं। बार्ले, देखिए बार्ले की बात करें तो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखते हैं। सबसे पहले बोटेनिकल नेम, देन फैमिली, फैमिली के बाद में ओरिजिन, 2N, ठीक है, पॉलिनेशन, टेस्ट वेट, जर्मिनेशन, प्लांट टाइप, ठीक है, और भी आप कुछ लिख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बोटेनिकल नेम। तो बार्ली का बोटेनिकल नेम क्या होता है, बार्ली का बोटेनिकल नेम क्या है, होडियम वल्गियर। कौन सा है, होडियम वल्गियर। फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनिया पोएसी, ओरिजिन की बात करें तो इथोपिया, क्या है, इथोपिया। उसके बाद 2N की बात करते हैं तो 2N कितना है, 40,
40। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो सेल पोलिनेटेड, अरे सॉरी 14, ठीक है 14। उसके बाद अगर टेस्ट वेट की बात करते हैं तो 38 टू वेरी करता है 42 ग्राम, ठीक है, या फिर कई बुकों में लिखा हुआ है 30 टू 40 ग्राम। इसके बाद जर्मिनेशन की बात करें तो सीरियल है तो कौन सा होगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन। प्लांट की बात करें तो कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट। या फिर फ्लावर इनिशिएशन के बेसिस पे बात करें तो कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट। कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट। ये चीज क्लियर है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार्ले जो है वो संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है। तो बार्ले इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत के युवा वर्ड से लिया गया है। किससे वर्ड से लिया गया है, युवा वर्ड से। एक चीज लिख लेना, बार्ले इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युवा। जिस तरीके से सुगर केन जो है, सुगर केन जो है संस्कृत के सरकरा से लिया गया है। किससे लिया गया है, सरकरा। इसी तरीके से बार्ले जो है संस्कृत के युवा वर्ड से लिया गया है, ठीक है। बार्ले इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युवा। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको बार्ले के केस में याद रखना है। बार्ले से एक बिवरेज बनाया जाता है, उस बिवरेज का नाम है लुंगरी। क्या नाम है, लुंगरी। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती है। बार्ले से एक बिवरेज बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, लुंगरी है, ठीक है। बार्ले की अगर हम बात करें तो बार्ले जनरली हम दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक 2 रो बार्ले होता है और एक 6 रो बार्ले होता है। 6 रो बार्ले जो है मेनली इंडिया के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, और 2 रो बार्ले जो होता है मेनली सुटेबल फॉर द माल्टिंग। किसके लिए सुटेबल है, माल्टिंग के लिए। 2 रो बार्ले की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है कितनी रो होंगी, 2 रो, यानी एक रेचिस से जो है वो 2 स्पाइकलेट्स कनेक्टेड होते हैं। इसको हम बोलते हैं 2 रो बार्ले। 6 रो बार्ले में रेचिस से जो है वो 6 स्पाइकलेट्स यानी 6 रो पाई जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 6 रो बार्ले कहा जाता है। इसका नाम क्या है, होडियम वल्गियर। इसका नाम क्या है, होडियम डिस्टिंक्टन। होडियम डिस्टिंक्टन। वो एक और होती है जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर बार्ले, ठीक है, और उसका नाम जो है होडियम इर्रेगुलर ही है। क्या है, होडियम इर्रेगुलर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सी बार्ले जो है वो माल्टिंग पर्पज से बेस्ट है। तो कौन सी है, 2 रो बार्ले। कौन सी है, 2 रो बार्ले। ग्रेन पर्पज से कौन सी है, 6 रो बार्ले। इंडिया के अंदर कौन सी बार्ले का कल्टीवेशन होता है, 6 रो बार्ले का। कौन से का, 6 रो बार्ले का। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बार्ले से स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बार्ले के अंदर भी क्या होता है, टिलरिंग होता है। क्या होता है, टिलरिंग होता है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बैलेंस ट्रायोटरी ट्राइसोमिक। ब्रीडिंग के अंदर जो है वो मेल स्टेराइल प्लांट डेवलप करने के लिए एक टेक्नोलॉजी फॉलो की जाती है जिसका नाम है बीटीटी। क्या है, बीटीटी। बीटीटी की फुल फॉर्म है बैलेंस ट्रायोटरी ट्राइसोमिक। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बीटीटी किस प्लांट से रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, बार्ले से। बैलेंस ट्रायोटरी ट्राइसोमिक। बैलेंस ट्रायोटरी ट्राइसोमिक जो है उसका नाम क्या है, बीटीटी की फुल फॉर्म क्या है, बैलेंस ट्रायोटरी ट्राइसोमिक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार्ले या किस क्रॉप से जो है बीटीटी का संबंध है, तो किससे है, बार्ले से। ये पॉइंट्स आप जो आपका नोट्स है उसमें मेंशन कर लीजिए। लिखा है यहां तक। चलिए एक बार हम पीपीटी को देखते हैं। बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो होडियम वल्गियर। फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनी। ओरिजिन की बात करते हैं तो इथोपिया। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं 2n बराबर 14 है। टाइप ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो सेल पोलिनेशन। जर्मिनेशन की बात करें तो कौन सा होता है, हाइपोजियल। फ्रूट टाइप कौन सा है, कैरियोप्सिस। इन्फ्लोरेसेंस सेम एज अ व्हीट। स्पाइक क्या है, प्रोटीन जो है क्या कहा जाता है, होर्डिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होर्डिन कहा जाता है। एक चीज याद रखना, बार्ले के अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है उस जीन का नाम क्या है, ऊजू जीन। कौन सा जीन होता है, ऊजू जीन। ये चीज याद रखना है। इसके बाद में प्रोटीन इन व्हीट की बात करते हैं। प्रोटीन इन बार्ले आएगा, ये व्हीट नहीं आएगा। प्रोटीन इन बार्ले 11.5 और फैट कंटेंट कितना है 1.5%, सेम एज अ व्हीट। क्रूड फाइबर की बात करते हैं तो क्रूड फाइबर कितना है 4%। अब बात करते हैं क्रूड फाइबर क्या होता है। क्रूड फाइबर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर सीड को एसिड के द्वारा और एल्कलाइन के द्वारा, दोनों के द्वारा ट्रीट करते हैं, उसके बाद में भी जो पदार्थ डाइजेस्ट नहीं होता है, जो पचता नहीं है, वो क्या कहलाता है, क्रूड फाइबर कहलाता है। जैसे कि आपका हाई सेलुलोज हो गया है ना, और लिग्निन हो गया, ठीक है। तो ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं, क्रूड फाइबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ बार्ले की बात करें तो 2 रो बार्ले जिसको हम होडियम डिस्टिंक्टन, फर्स्ट वन क्या है, होडियम डिस्टिंक्टन। एक और बार्ले होती है जिसको हम इर्रेगुलर बार्ले बोलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, होडियम इर्रेगुलर कहा जाता है। और ये दोनों किस नेचर के हैं,
2 रो कैटेगरी के हैं। होडियम वल्गेर जो कि इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है, जिसका नाम क्या है 6 रो बार्ले। इट इज यूज फॉर द किडनी डिसऑर्डर एंड यूज फॉर द अल्कोहल मेकिंग। किसके लिए? अल्कोहल मेकिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मैंने एक वर्ड बताया था अभी आपको, माल्टिंग। देखो माल्टिंग के अंदर जनरली क्या होता है कि माल्टिंग के अंदर जो सीड होते हैं, यानी 2 रो बार्ले के जो सीड्स होते हैं, उन सीड को हम क्या करते हैं, सोकिंग करते हैं पहले तो, ठीक है। सोकिंग क्या मतलब, इनके अंदर क्या चला गया, वाटर चला गया। वाटर जाने के बाद में इनको हम ड्राई करते हैं। क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। और ड्राई करने के बाद इनको हम क्या करते हैं, हीटेड करते हैं। और हीट करने के बाद में इनसे क्या होगा, कोई ना कोई लिक्विड निकलेगा, और वो लिक्विड आपका क्या कहलाता है, माल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? माल्ट कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, माल्टिंग या माल्टिंग जो है वो किस प्रकार की रो से संबंधित है, 2 रो से या 6 रो से? तो याद रखना है 2 रो बार्ले से। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में इट इज यूज फॉर, हो गया टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पर्ल बार्ले विच इज प्रोसेस टू रिमूव इट्स हल एंड ब्रांच आउटर फाइबर पार्ट ऑफ बार्ले। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्या नाम है, सॉरी पर्ल वाले जो है शायद हर्ट पेशेंट, एक बार मेरे को कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, हर्ट पेशेंट के लिए जो बेस्ट बार्ले है वो कौन सी है, पर्ल बार्ले। कौन सा है? पर्ल बार्ले। जिस तरीके से अगर हम जानते हैं कि मेज की बात करें तो मेज का जो ओरिजिनेटर है, यानी जो पूर्वज है, वो कौन है, यूक्लिना मैक्सिकाना। कौन है? यूक्लिना मैक्सिकाना। उसी तरीके से बार्ले का अगर हम पूर्वज की बात करें, एक स्टार डाल के लिख लेना, एंसेस्टर ऑफ बार्ले, होडियम स्पोंटेनियम। होडियम स्पोंटेनियम। होडियम स्पोंटेनियम इज द एंसेस्टर ऑफ बार्ले। जिस तरीके से मक्का का जो पूर्वज है वो कौन है, यूक्लिना मैक्सिकाना है, उसी तरीके से एंसेस्टर ऑफ बार्ले कौन है, होडियम स्पोंटेनियम। ठीक है, तो लिख लीजिए, एंसेस्टर ऑफ बार्ले इज द होडियम स्पोंटेनियम। होडियम स्पोंटेनियम लिखाइए। उसके बाद में सुटेबल फॉर सेलाइन सोइल, BL2, हस्कलेस वेराइटीज, डोल्मा। एक और वेराइटी आप यहां पर लिखना, केदार। ठीक है, कहीं भी लिख लेना, केदार। केदार जो है वो आपके ग्रेन पर्पज और फोडर पर्पज दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है केदार किसकी वेराइटी, तो याद रखना है बार्ले की है, जो कि ग्रेन पर्पज और फोडर पर्पज दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, डोल्मा यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी हो जाती है। हस्कलेस वेराइटी ऑफ बार्ले इज अ डोल्मा। कौन है? डोल्मा। मोलिया रेजिस्टेंट वेराइटी RD 2052, RD 337, इसको हम क्या बोलते हैं, राजकिरण कहा जाता है। अगर हम मोलिया की बात करते हैं तो मोलिया एक क्या है आपका, निमेटोड है, और इसका नाम क्या है, हेटेरोडेरा एवेनी। क्या नाम है? हेटेरोडेरा एवेनी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोलिया क्या है, मोलिया एक निमेटोड है जिसका नाम क्या है, हेटेरोडेरा एवेनी है, और इसके प्रति रेजिस्टेंट जो वैरायटी है वो कौन सी है, RD 2052, और मोस्ट इंपोर्टेंट है RD 387, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजकिरण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजकिरण का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना है कौन सा है, RD 387। ठीक है, इसके बाद में वैरायटी सुटेबल फॉर माल्टिंग पर्पज। माल्टिंग पर्पज से जो है RD 2502, ये ज्यादा याद नहीं रखना है। उसके अलावा अदर वैरायटी केदार, रेखा, गोपी। तो केदार जो है ऐसी वैरायटी है जो कि ग्रेन पर्पज और फोडर पर्पज दोनों के लिए क्या है, सुटेबल है। ठीक है, बार्ली के अंदर आपको 2-3 चीजें याद रखना है। एक और चीज, सीड रेट यहां पर मेंशन नहीं है, सीड रेट आप लिख लेना 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। सीड रेट ऑफ बार्ली इज द 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। 75 to 80 kg पर हेक्टेयर इसके क्या है, सीड रेट है। बार्ले के केस में सबसे पहले बोटेनिकल नेम की बात करें तो होडियम वल्गेर, जो कि 6 रो बार्ले का नाम है। फैमिली की बात करें तो क्या है, ग्रेमिनिया पोएसी है। ओरिजिन की बात करें तो इथोपिया है। यूएन नंबर बात करें तो 14 है। जर्मेशन की बात करें तो हाइपोजियल है, लॉन्ग डे प्लांट है, C3 प्लांट है, सेल पोलिनेशन पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 11.5% प्रोटीन पाया जाता है। मिनरल की बात करें तो 1.5% जो है मिनरल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है। बार्ले की अगर हम बात करते हैं तो पर्ल बार्ले जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए सुटेबल होता है। बार्ले से जो बिवरेज बनाया जाता है, पेय पदार्थ बनाया जाता है, उसका नाम क्या है, लुंगरी है। बार्ले जो है संस्कृत के युवा शब्द, इसको यू बोलते हैं या फिर हम अंग्रेजी में इसको युवा बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये 2-3 चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। 2 रो बार्ले का नाम क्या है, 6 रो बार्ले का नाम क्या है। सीड रेट आपको याद रखना है 75 से 80 kg पर हेक्टेयर। मोलिया रेजिस्टेंट वैरायटी आपको याद रखना है RD 387 और RD 2052।
मोलिया का नाम क्या है? हेटेराडेरा एबेनी। ठीक है, पेडी हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे मेज के बारे में। एक बार आप मेज निकालिए। चलिए थोड़ा मेज को देख लेते हैं। मेज की बात करें तो मेज जो है वो ताइनो वर्ड है, माही। माही का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मेज जो है वो ताइनो वर्ड से लिया गया है, जिस कौन सा वर्ड है? माही, जिसका मतलब क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइफ। क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइफ। मेज की अगर हम बात करें तो जनरली इसके बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? जिया मेज। फैमिली की बात करें तो फैमिली आप सभी को पता है कौन सी है? ग्रेमिनिया पोएसी। जो चीज आपको पता है उसको अपन नहीं लिखेंगे। ठीक, ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहां है इसका? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। 2n नंबर की बात करते हैं तो कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। अगर एंडोस्पर्म के अंदर पूछा जाए तो एंडोस्पर्म के अंदर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, पोलिनेशन की बात करते हैं तो पोलिनेशन कैसा पाया जाता है? क्रॉस पोलिनेशन। कौन सा है? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। अब क्रॉस पोलिनेशन क्यों है? क्योंकि अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का कौन सी क्रॉप है? मोनोसियस प्लांट है। कौन सा प्लांट है? मोनोसियस प्लांट है। और मोनोसियस किसको बोलते हैं? कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। हाँ, क्या होंगे? मेल भी होगा और फीमेल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस प्लांट। तो मक्का क्या है? एक आपका मोनोसियस प्लांट है। अब इसके अंदर जो है एक होता है मेल और एक होता है आपका फीमेल। जो मेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेसल कहा जाता है। और इस टेसल के आने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको टेसलिंग कहा जाता है। इस टेसल को रिमूव करना डिटेसलिंग कहलाता है। फीमेल पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। और सिल्क के आने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिल्किंग कहा जाता है। ये चीज क्लियर है? अब मक्का जो है, एक और वर्ड आपको याद रखना है, क्या है? प्रोटो एंट्री नेचर है। क्या है? प्रोटो एंट्री। प्रोटो का मतलब होता है प्रीवियस, है ना? प्रो यानी होता है प्रीवियस यानी पहले, और एंड्री का मतलब होता है एंड्रोसियम, यानी इसके अंदर जो टेसल वाला पार्ट है वो इसके पहले क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है। और कितने दिन पहले? 7 to 10 डेज बिफोर। 7 से 10 दिन पहले क्या होता है? मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट के कंपैरिजन में क्या हो जाता है? या आता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटो एंड्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटो एंड्री। अगर हम पर्ल मिलेट की बात करें, बाजरा की बात करें, तो बाजरा क्या है आपका? प्रोटोगाइनी। क्या है? प्रोटोगाइनी। गाइनी का मतलब होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब होता है फीमेल पार्ट। यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट जो है वो पहले आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी। जिसका एग्जांपल क्या है आपका? बाजरा। प्रोटो एंड्री किसका एग्जांपल है? मेज जो है वो किसका एग्जांपल है? प्रोटो एंड्री का। कौन सा प्लांट है? मोनोसियस प्लांट। ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही पार्ट पर हो, या तो वो एक फ्लावर के अंदर हो या फिर अलग अलग फ्लावर में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस प्लांट कहा जाता है। डायोसियस का मतलब क्या है? कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर केवल सिंगल मेल हो या सिंगल फीमेल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डायोसियस कहा जाता है। इसके बाद में टेस्ट वेट की बात करते हैं तो मक्का का टेस्ट वेट कितना है? 200 से 250 ग्राम। अगर हम सीड इंडेक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? 20 से 25 ग्राम। ये चीज क्लियर है? जर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो जर्मिनेशन इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। कौन सा जर्मिनेशन पाया जाता है? हाइपोजियल। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट कौन सा है? ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट का मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। ये चीज क्लियर है? अगर हम मेज की बात करें, यहां तक समझ में आप लोगों को? जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे लगे वो लिख लेना। अगर हम मेज की बात करें तो इसे जो है क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। इसे ड्रोसोफिला ऑफ सीरियल कहा जाता है। ड्रोसोफिला ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। इसे जो है अनबिलीवेबल क्रॉप कहा जाता है। इसे जो है बैकबोन ऑफ अमेरिका कहा जाता है। बैकबोन ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसे जो है येलो ज्वेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो किसके लिए यूज की जाती है? मेज के लिए। ठीक है, क्वीन ऑफ सीरियल, ड्रोसोफिला ऑफ सीरियल्स, अनबिलीवेबल क्रॉप, बैकबोन ऑफ अमेरिका और येलो ज्वेल। ठीक, इसके बाद में अगर हम मेज की बात करते हैं तो मेज के अंदर क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो आपको सर ने भी बताया होगा कि मेज के अंदर जो है 2 प्रकार के क्रॉस पाए जाते हैं। एक होता है सिंगल क्रॉस और एक होता है डबल क्रॉस।
सिंगल क्रॉस का मतलब क्या है, दो इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, सिंगल क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल क्रॉस। और सिंगल क्रॉस ऑफ मेज जो है वो किसने दिया था, ईस्ट एंड शल ने दिया था। कब दिया था, 1910 के अंदर। डबल क्रॉस का मतलब क्या है, दो सिंगल क्रॉस के बीच में जो क्रॉस जो करवाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस कहा जाता है। और ये किसने दिया था, JF डॉन्स ने का दिया था। और कब दिया था, 1920 में दिया था। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस का मतलब क्या है, सिंगल क्रॉस का से जो F1 मिला है उसका ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉप क्रॉस कहा जाता है। तो मेज के अंदर जो है सिंगल क्रॉस भी, डबल क्रॉस भी और टॉप क्रॉस तीनों जो है वो पॉसिबल है। ये चीज क्लियर है। आपको याद रखना है, मेज को जो है क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल्स, ड्रोसोफिला ऑफ सीरियल्स, अनबिलीवेबल क्रॉप। अनबिलीवेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो शुगर होता है वो शुगर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। बिकॉज शुगर जो है स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। जनरली शुगर जो है अधिकतर प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन मेज के अंदर जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखना है कि मेज के अंदर ऑयल परसेंटेज अगर आपसे पूछे, ऑयल परसेंटेज अगर आपसे पूछे तो याद रखना है 3 to 4% इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑयल परसेंटेज पाया जाता है। 3 to 4% क्या होता है, ऑयल परसेंट होता है। अगर इसकी प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, जीन प्रोटीन कहा जाता है। कौन सी प्रोटीन कहा जाता है, जीन प्रोटीन कहा जाता है। मेज के अंदर कौन कौन से अमीनो अम्ल जो है डेफिशिएंट होते हैं, तो याद रखना है कौन कौन सा है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि क्यूपीएम के अंदर जो है वो तीनों में रिच होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। क्या, येलो जोएल सोयाबीन को कहा जाता है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद की जो बुक है उसके अंदर यूएसए का येलो जोएल जो है, यूएसए का येलो जोएल जो है वो मेज को कहा गया है। ठीक है, मिराकल क्रॉप जो है हम सोयाबीन को बोलेंगे, जादुई फसल जो है सोयाबीन को कहा जाता है, लेकिन येलो जोएल ऑफ अमेरिका जो है वो मेज को कहा जाता है। किसमें, सोयाबीन जो है इसमें गलत है। राजेंद्र प्रसाद की जो बुक है उसके अंदर यूएसए का येलो जोएल जो है वो मेज को कहा गया है। इसका रीजन ये है कि वहां पर मेज जो है मेनली जो वहां के पोल्ट्री फार्मिंग होता है, पोल्ट्री फार्मिंग की अगर हम बात करें या पिग की अगर हम बात करें तो उनको फीड अप करवाने के लिए जो है मेज का वो यूज करते हैं। इस वजह से जो है येलो जोएल ऑफ अमेरिका इनको कहा जाता है मेज को। सोयाबीन को जो है मिराकल क्रॉप ऑफ यूएसए कहा जाता है। सिंगल क्रॉस का मतलब क्या है, दो इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, सिंगल क्रॉस। सिंगल क्रॉस से जो F1 आया है उन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाएंगे, दो सिंगल क्रॉस के बीच में करवाना डबल क्रॉस। टॉप क्रॉस का मतलब क्या है, ओपी याद रख लो, यानी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी होगा। और आगे आपको क्या रखना है, सिंगल क्रॉस रखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप क्रॉस कहा जाता है। मेज के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन प्रोटीन कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। मेज के अंदर शुगर जो है वो किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, स्टार्च की फॉर्म में, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको अनबिलीवेबल क्रॉप कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका पोड कोन। कौन सी है, पोड कोन, जिसका नाम क्या है, जियामेज, जियामेज ट्यूनिकाटा। क्या नाम है, जियामेज ट्यूनिकाटा, जिसको हम प्रिमिटिव कोन भी कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप कोन, जिसके अंदर क्या होता है, कर्नेल जो है, कर्नेल के चारों ओर क्या लगा रहता है, हस्क लगा हुआ रहता है। एक बार देखिए इसको अपन देख लेते हैं, पोड कोन। आपने देखा पोड कोन, नहीं देखा, इसका जो कौन होता है वो पूरी तरीके से जो है वो हस्क के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रिमिटिव टाइप कौन भी कहा जाता है। जिस तरीके से आदि मानवों के जो है हेयर्स पाए जाते थे उसी तरीके से इस कौन के ऊपर भी क्या है, पूरा ये कवर्ड रहता है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप कौन कहा जाता है या जियामेज ट्यूनिकाटा कहा जाता है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है पोड कौन का नाम क्या है, जियामेज ट्यूनिकाटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप कौन बोलते हैं। पी से ही एक और नाम यहां पर आता है जिसको हम बोलते हैं पॉपकॉर्न। सेकंड है पॉपकॉर्न।
पॉपकॉर्न आपने खाया होगा तो कभी भी आप मूवी देखने जाओ हमेशा आपको पॉपकॉर्न मिलेगा, ठीक है। इसका अगर नाम की बात करें तो जियामेज इवर्टा। इवर्टा का मतलब हो गया कि एवरग्रीन है, यानी सदाबहार है, हमेशा मिलेगा, तो जियामेज इवर्टा। पॉपकॉर्न जब बनाया जाता है तो उसके लिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो है पॉपकॉर्न बनाने के लिए लगभग 170 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉपकॉर्न बनाने के लिए जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो कितना होता है, 170 डिग्री सेल्सियस। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपकी स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न ऐसी कॉर्न जिसके अंदर क्या होगा, शुगर होगा, और इस मक्का को हम क्या बोलते हैं, इस मेज को हम क्या बोलते हैं, जियामेज सेकेराटा। क्या कहा जाता है, जियामेज सेकेराटा। ऐसी मेज जिसके अंदर क्या होगा, शुगर कंटेंट होगा। तो शुगर परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है, शुगर परसेंटेज कितना होता है, तो 11 से 20% इसके अंदर क्या पाया जाता है, शुगर पाई जाती है। मॉइस्चर याद रखना है, इसके अंदर मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो 70% होता है। कितना होता है, 70%। शुगर के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो जीन है एसएच जीन। कौन सा जीन है, एसएच जीन। और जो स्वीट कॉर्न है, वो जो स्वीट कॉर्न फर्स्ट टाइम जो बनाई थी वो ईजे देसाई ने बनाया था, ईजे देसाई, ठीक है। ईजे देसाई ने इस एसएच जीन की डिस्कवरी किया था। इन्होंने बताया कि स्वीट कॉर्न के अंदर जो शुगर है उसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा जीन है, एसएच जीन। किसने बताया था, ईजे देसाई ने। फर्स्ट है पोड कॉर्न, याद रहेगा, पोड को आपको याद रखना है। पोड यानी जिस तरीके से कवर्ड होता है लेग्यूम्स के अंदर, उसी तरीके से जियामेज का सीड जो है हस्क के द्वारा कवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियामेज ट्यूनिकाटा। किस प्रकार की कौन है, प्रिमिटिव टाइप कौन है, कर्नेल के चारों ओर क्या रहेगा, हस्क रहेगा। सेकंड बात करते हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न हमेशा मिलता है, यानी जियामेज इवर्टा। टेम्परेचर कितना चाहिए, 170 डिग्री सेल्सियस। स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो जियामेज सेकेराटा। शुगर परसेंटेज याद रखना है 11 से 20%। मॉइस्चर कितना होगा, 70%। शुगर के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा जीन है, एसएच जीन। किसने डिस्कवर किया था, ईजे देसाई ने। तीनों पॉइंट याद रहेंगे। इसके बाद में फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो फ्लिंट कॉर्न। कौन सी कॉर्न है, फ्लिंट कॉर्न। और इस फ्लिंट कॉर्न को हम क्या बोलते हैं, जियामेज, जियामेज इंडुराटा। तो कहीं ना कहीं इंडिया की फीलिंग आ रही है इंडुराटा बोलने पर, यानी इसको हम कौन सी कॉर्न बोलते हैं, इंडियन कॉर्न बोलते हैं। कौन सी कॉर्न बोलते हैं, इंडियन कॉर्न कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो शॉप कॉर्न। कौन सी कॉर्न है, सोप कॉर्न। सोप कॉर्न की अगर आपने शुगर में सर ने पढ़ाया होगा, दो चीजें होती हैं, एक एमाइलो पैक्टिन होता है और एक एमाइलेज होता है। क्या होता है, एमाइलेज। एमाइलोपेक्टिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्डनेस और एमाइलेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी सॉफ्टनेस। जाहिर सी बात, इस मेज का के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। तो सॉफ्ट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जियामेज एमाइलेसिया। जियामेज एमाइलेसिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्ट कॉर्न का नाम क्या है, जियामेज एमाइलेसिया। सॉफ्ट है इस वजह से इसको हम फ्लोर कॉर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोर कॉर्न। फ्लोर का मतलब क्या होता है कि जिसका आटा इजीली बनाया जाता हो, तो उसका नाम क्या है, सॉफ्ट कॉर्न है। कौन सी कॉर्न है, सॉफ्ट कॉर्न। इसके बाद एक और है आपकी 6 नंबर की वैक्सीकॉर्न। 6 नंबर है वैक्सीकॉर्न। वैक्सीकॉर्न की अगर हम बात करें तो जियामेज सेरेंटिया, सेरेंटिप, जियामेज सेरेंटिप, ठीक है। और वैक्सीकॉर्न में जो होती है इसके अंदर हार्डीनेस ज्यादा होता है, एमाइलोपेक्टिन ज्यादा होता है, और इसका यूज जो है कैनिंग इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। कैनिंग इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कॉर्न का यूज कैनिंग इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, तो वैक्सीकॉर्न का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 6 तो आपको याद है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और जिसका नाम है बेबीकॉर्न। यहां तक लिखा आपने, नेक्स्ट है आपका बेबीकॉर्न। बेबीकॉर्न को अभी तक कोई स्पेशल जो है वो साइंटिफिक नेम इसको नहीं मिला है। इसका नाम जो है जनरली कंसीडर किया जाता है जियामेज, ठीक है। बेबीकॉर्न का स्पेसिफिकेशन क्या है, बेबीकॉर्न जो है अगर इसकी साइज की बात करें तो लगभग जो है वो 11 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, 11 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होती है, हाइट होती है, या फिर हम इसकी लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। इसके डायामीटर की बात करते हैं, इसका जो गर्त होता है, इस गर्त का डायामीटर जो है, गर्त का डायामीटर जो है 1.0 से 1.25 सेंटीमीटर होता है। गर्त का मतलब क्या है कि जो आपने देखा होगा एकदम गोल राउंड जो होता है उसके डायामीटर की बात कर रहे हैं, वो कितना है 1.0 टू 1.25 सेंटीमीटर। एवरेज लेंथ जो है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर।
लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ, प्लांट नहीं भुट्टे की बात कर रहे हैं यार। हाँ, कौन, उसकी लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात करें तो कितना है 1.0 से 1.25 सेंटीमीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो बेबी कॉर्न है, इस बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हमें कब करना चाहिए। हार्वेस्टिंग करना चाहिए 1 to 3 days आफ्टर सिल्किंग। सिल्किंग के कितने दिन बाद, 1 to 3 days आफ्टर सिल्किंग। सिल्क बनने के 1 से 3 दिन के बाद हम इसकी क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो ये क्या है आपका अनफर्टिलाइज्ड कोब होता है, दैट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेबी कॉर्न के केस में, ठीक है। बेबी कॉर्न की अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो 1 to 3 days आफ्टर सिल्किंग, या फिर ऐसा लिखा होगा 1 to 3 days आफ्टर इमरजेंस ऑफ सिल्किंग। और ये क्या होता है, एक आपका अनफर्टिलाइज्ड कोब होता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इट इज द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितना होता है 11 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात करें तो 1.0 से 1.25 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, गर्त का डायमीटर होता है, ठीक है। आप कभी भी जो है भुट्टा जो हो उसके दानों को आप गिनना, जो लाइंस उसके अंदर होती है इसके आसपास, समझ रहे हो लाइंस का, वो देखना वो एकदम जो है वो सम संख्या में होंगे, या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे या 16 होंगे। कभी भी जो है वो 1, 3, 5 के नहीं होंगे, ठीक है। सम संख्या के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। एक बार हम मैच को देख लेते हैं। और जर्मिनेशन मैंने आपको बता ही दिया था। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो मैच के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए जर्मिनेशन के लिए, 21 डिग्री सेल्सियस, और ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया इसमें, चलिए। बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो जियामेज, फैमिली की बात करते हैं तो ग्रेमिनी, ओरिजिन की बात करें तो मैक्सिको, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n20, और टाइप ऑफ पोलिनेशन जो है वो क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। जर्मिनेशन जो है वो हाइपोजियल है। फ्रूट टाइप की बात करते हैं तो सभी सीरियल्स का जो फ्रूट टाइप है वो कौन सा होता है, कैरियोप्सिस होता है। लेकिन अगर हम ग्राउंडनट की बात करते हैं तो ग्राउंडनट का जो फ्रूट टाइप है, ग्राउंडनट के फ्रूट को हम बोलते हैं लोमेंटम। क्या कहा जाता है, लोमेंटम, ठीक है। प्रोटीन ऑफ मेज की बात करते हैं तो क्या है, जीन प्रोटीन है। प्रोटीन इन मेज जो है जनरली कितना पाया जाता है, 10% पाया जाता है। फेट कंटेंट कितना है, 4% है। इसके बाद में फ्लिंट कोन की बात करते हैं तो फ्लिंट कोन को हम क्या बोलते हैं, जियामेस इंडुराटा कहा जाता है। कर्नेल साल राउंड एंड टू द टॉप एंड हार्ड, दिस इज द वाइडली ग्रोन इन इंडिया। डेंट कोन की बात करते हैं तो ये बताना भूल गया, जियामेस इंडेंटाटा। क्या नाम है इसका, जियामेस इंडेंटाटा। यानी इसका जो कोन का जो ग्रेन है वो किसकी तरह होता है, डेंट की तरह होता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डेंट कोन। और मेनली जो है ये कहां पर कल्टीवेट की जाती है, यूएसए के अंदर, ठीक है। स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो जियामेस सेकेराटा, ठीक है। ये रूगोसा आपको याद नहीं रखना है, जियामेस सेकेराटा आपको याद रखना है। सुगर एंड स्टार्च कंपोनेंट ऑफ एंडोस्पर्म व्हिच मेक्स स्वीटनेस बिफोर द अटेंड मैच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी कर्नल बिकम रिंकल्ड, यूज एज अ कैनिंग एंड टेबल पर्पस। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कैनिंग एंड टेबल पर्पस से जो हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्न की अगर हम बात करें तो जियामेस एमाइलिसेस से कहा जाता है, ठीक है। ग्रेन्स आर कंपोज ऑफ द सॉफ्ट स्टार्च, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लोर कॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोर कॉर्न। पॉपकॉर्न की बात करते हैं तो जियामेस इवर्टाई से कहा जाता है। इट इज स्मॉल कर्नेल विद द हार्ड एंडोस्पर्म और इट इज यूज्ड एज अ स्नेक, ठीक है। पॉपकॉर्न यानी स्नेक किसे कहा जाता है, पॉपकॉर्न या जो भी हम खाने में यूज करते हैं उनको स्नेक बोलते हैं, ठीक है। पोडकॉर्न की बात करें तो जियामेस ट्यूनिकाटा प्रिमिटिव टाइप कॉर्न है। वैक्सीकॉर्न की बात करें तो जियामेस सेरेंटिप या सेरेंटिया, ठीक है। लुक वैक्सी अपीयर्स विद द गमी स्टार्स इन देम बिकॉज ऑफ एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन का परसेंटेज कितना है इसमें, 78%। उसके बाद एमाइलेज कितना है, केवल 22%। दिस इज वाइडली ग्रोन इन द चाइना, ठीक है। बेबी कॉर्न की बात करते हैं तो जियामेज इसका नाम है, यंग कोफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड हार्वेस्टेड बिफोर और जस्ट सिल्क इमरजेंस। ये बिफोर जो है नहीं हार्वेस्ट किए जाते हैं, सिल्क इमरजेंस के 1 to 3 डेज आफ्टर सिल्क इमरजेंस, ठीक है। और ये 40 to 45 डेज नहीं है, विद इन 60 डेज आफ्टर सोविंग जो है हम इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था जो आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके क्लाइमेट के लिए। जर्मिनेशन के लिए क्लाइमेट की बात करते हैं तो 21 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए। ग्रोथ की बात करते हैं तो 32 डिग्री सेल्सियस जो है ग्रोथ के लिए टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है इसके
सीड रेट से रिगार्डिंग। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है मक्का के अंदर वो सीड रेट से रिगार्डिंग है, सीड रेट एंड स्पेसिंग। देखिए बच्चों, आपने फाइटर मूवी देखी क्या? देखी फाइटर? चलो नहीं देखी होगी। आप सबने सूर्यवंशम देखी? देखी होगी सूर्यवंशम ना। सूर्यवंशम जनरली जो है या तो दिन भर चलती थी या शाम को जो है वो कितने बजे आती थी? 8 बजे। कितने बजे आती थी? 8 बजे। और 8 बजे से लेकर वो 12 बजे तक चलती थी। 4 घंटे तक जो है क्या चलती है? सूर्यवंशम चलती है। जब हम सूर्यवंशम देखने बैठे तो उसमें फीलिंग आती है, क्योंकि कलेक्टर बन जाती है अमिताभ बच्चन जी की वाइफ, ठीक है, तो मिठाई तो बनती है ना। तो याद रखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्वीट कॉर्न की सीड रेट कितनी होती है? स्वीट कॉर्न की सीड रेट याद रखना है 8 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। जब मूवी पूरी होती है उसी के बाद हम क्या खाते हैं? पॉपकॉर्न खाते हैं, क्योंकि पूरी मूवी जो है इतनी रोमांचक होती है, इतनी कंसेप्चुअल होती है कि हमारा मन नहीं करता है, ठीक है। तो 12 बजे हम क्या खाएंगे? पॉपकॉर्न खाएंगे। जनरली क्या होता है, मूवी के बीच में इंटरवल होता है और उसमें हम क्या करते हैं? पॉपकॉर्न खाते हैं, चाय पानी पीते हैं। लेकिन सूर्यवंशम ऐसी मूवी है जिसके अंदर हमें टाइम ही नहीं मिलता है। और टाइम कब मिलता है? जब मूवी पूरी होती है उसके बाद। और मूवी कितनी बजे पूरी हो रही है? 12 बजे। तो याद रखना है पॉपकॉर्न का जो सीड रेट है, पॉपकॉर्न का जो सीड रेट है वो कितना है? 12 kg पर हेक्टेयर। आर.एस. मीना की बुक देखोगे तो उसके अंदर स्वीट कॉर्न की सीड रेट 10 kg पर हेक्टेयर लिखी हुई है, ठीक है। पॉपकॉर्न की सीड रेट जो है वो 10 kg लिखा हुआ है, जो दोनों गलत है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है बेबी कॉर्न की सीड रेट। बेबी कॉर्न की सीड रेट जो है वो 25 kg पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। ग्रेन पर्पज से अगर हम मेज को ग्रो कर रहे हैं जनरली, तो उसकी सीड रेट जो है वो 10 kg पर हेक्टेयर होती है। इसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि अभी हाल ही में भारत जो है वो किसकी अध्यक्षता कर रहा है? G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो ग्रेन पर्पज के लिए जो मेज की सीड रेट है वो कितनी है? 20 kg पर हेक्टेयर। फोडर पर्पज से अगर हम मेज को लगाते हैं तो फोडर पर्पज से मेज की जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है? 50 kg पर हेक्टेयर। हरी सर ने आपको जो है मेज के अंदर दो तीन स्पेसिफिकेशन बताए थे। एक कंपोजिट वैरायटी होती है, एक सिंथेटिक वैरायटी होती है, और दोनों वैरायटी मेज के अंदर डेवलप की जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम कंपोजिट मेज की बात करते हैं, कंपोजिट मेज की बात करते हैं तो उसकी जो सीड रेट है वो 15 to 20 kg पर हेक्टेयर होती है। लेकिन अगर हम हाइब्रिड मेज की बात करते हैं तो हाइब्रिड मेज की जो सीड रेट है वो याद रखना है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर होती है, 20 to 25 kg पर हेक्टेयर होती है। जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर ऐसा क्यों होता है। जनरली जितनी भी क्रॉप्स है उनके अंदर मेज की जो सीड रेट है, हाइब्रिड अधिकांश क्रॉप्स की बात करते हैं तो उनके अंदर जो हाइब्रिड वेराइटीज होती है उनकी सीड रेट क्या होती है? कम होती है। लेकिन मेज के केस में सीड रेट जो है हाइब्रिड की क्या है? ज्यादा है। इसका रीजन ये है क्योंकि मेज का जो हाइब्रिड सीड होता है उसका इंडिविजुअल सीड का वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। इस वजह से इसकी सीड रेट क्या होती है? ज्यादा होती है। ये चीज क्लियर रहेगी। जनरली अगर आपसे मेज के लिए स्पेसिंग पूछा जाए जनरली, तो जनरली आपको बताना है 75 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 75 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इससे जो प्लांट पॉपुलेशन निकल के आएगी 66,666, या फिर हम इसको 66,667 प्लांट जो है एवरेज हम लिख देते हैं। जनरल अगर आपसे इसकी स्पेसिंग पूछा जाए तो कितना है? 75 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी है? 75 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इंटू पी। और इससे जो प्लांट पॉपुलेशन निकल के आती है वो 66,666 जो है वो प्लांट्स 1 हेक्टेयर के अंदर हम लगाते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 10,000 डिवाइडेड बाई द 75 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 100। ये चीज क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको याद रखना है कि अगर हम मान लीजिए मेज को फोडर पर्पज से ग्रो कर रहे हैं तो इसका स्पेसिंग कितना रखेंगे? तो 30 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या रखा जाता है? आर इंटू पी रखा जाता है, ठीक है। और इससे जो प्लांट पॉपुलेशन आती है वो 3,33,333 प्लांट जो है इससे निकल के आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोडर पर्पज से मेज की सीड रेट याद रखनी है, कितनी है? 50 kg पर हेक्टेयर। सीड रेट के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्रेन पर्पज से अगर हम लगा रहे हैं तो G20 याद रखना है। G20 का मतलब 20 kg पर हेक्टेयर, दैट इज क्लियर। स्वीट कॉर्न की बात की जा रही है तो 8 kg पर हेक्टेयर। पॉपकॉर्न की बात की जा रही है तो 12 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें बेबी कॉर्न की तो बेबी कॉर्न की कितनी है? 25 kg पर हेक्टेयर। ग्रेन पर्पज से बात करें तो 20 kg पर हेक्टेयर। फोडर पर्पज की अगर हम बात करते हैं तो 50 kg पर हेक्टेयर।
जो फोडर पर्पज है, उस फोडर पर्पज के लिए जो प्लांट पॉपुलेशन हम यूज करते हैं या स्पेसिंग हम यूज करते हैं वो कितनी होती है 30 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इससे आप प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन क्या होता है एरिया डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, उसको हम क्या बोलते हैं प्लांट पॉपुलेशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मालीवाल मुंद्रा जी की बुक भी देखोगे तो उसके अंदर स्वीट कॉर्न को 10 kg पर हेक्टेयर शो किया गया है, जो कि आपका थोड़ा सा गलत है। ठीक है, स्पेसिंग वाला ये ही आपको याद रखना है 75 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कई बुक्स के अंदर 60 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जो गलत है। एग्जैक्ट स्पेसिंग जनरल के लिए जो है आपको याद रखना है 75 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज याद रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, सुटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन कितना है 21 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ के लिए कितना है 32 डिग्री सेल्सियस। इफ मेज इज सोविंग इन ईस्ट वेस्ट, if maize is sowing the east west direction help to augment the grain production due to the greater availability of light। क्योंकि हमने देखा है कि सूर्य कहां उदय होता है ईस्ट में उदय होता है, फिर धीरे धीरे अस्त कहां होता है पश्चिम में होता है। तो इस तरीके से जब सूर्य आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी लाइट का जो इंटरसेप्शन है वो डायरेक्टली होगा। स्पेसिंग जो है आपको याद रखना है 75 × 20, इन दोनों को आप काट दीजिएगा 75 × 20। अगर आपसे पूछा जाए फोल्डर पर्पज से, तो फोल्डर पर्पज से याद रखना है 30 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीड रेट यहां बेबी कॉर्न का गलत दिया हुआ है, बेबी कॉर्न का सीड रेट आपको याद रखना है एग्जैक्ट 25 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद में बेबी कॉर्न की अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न हैज अ प्रोटीन 16 to 18%, ये आप याद रख सकते हो। टियोसिंटे मैंने आपको बताया था, टियोसिंटे जो है जिसको हम क्या बोलते हैं यूक्लिना, यूक्लिना मैक्सिकाइना क्या कहा जाता है, यूक्लिना मैक्सिकाइना कहा जाता है, जो कि मेज का क्या है एंसेस्टर है, पूर्वज है। ठीक है, मेज प्रोटीन को जीन कहा जाता है, डेफिशिएंट होता है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन में। मेज जो है आपकी एकमात्र ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर टीलर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए नो टीलर कहा जाता है। मेल फ्लावर डीटेसलिंग का मतलब क्या होता है मेल फ्लावर को रिमूव करना, क्योंकि मेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं टेसल बोला जाता है। ओपेक 2 जीन मैंने आपको बताया था किसको एनहांस करता है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को। ऐसे जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है स्वीटनेस के लिए, जो किसने डिस्कवर किया था ईजे देसाई ने। ठीक है, 3 टाइप ऑफ रूट्स इसमें पाया जाता है, सेमिनल रूट्स, क्राउन रूट्स और ब्रेस और प्रोप रूट्स। देखिए सेमिनल और क्राउन के बारे में तो आप जानते हैं, एक रूट्स होती है जैसे मान लो ये सोइल है तो इसके ऊपर जो रूट्स निकल के आती है उनको हम बोलते हैं बेस या प्रोप रूट। बेस या प्रोप रूट्स जो है मेनली आपके मेज के अंदर, पल्मनेट के अंदर और सोरगम के अंदर जो है निकलती है। ये क्या करती है मेन प्लांट को लोजिंग इफेक्ट होने से बचाती है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ रूट्स है तो डायरेक्ट सनलाइट का कांटेक्ट होगा और किसमें पार्टिसिपेट करेगी फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, their primary function is to give encourage to the plant. They also have double function, support to the plant and taking up nutrient. By the primary function is given support to the plant. These roots are comparatively thick, pigmented, covered with the waxy substances. कुल मिला के बात यह है कि बेस या प्रोप रूट्स का दो काम है। पहला काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेकंड काम क्या है फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, उसके बाद सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस आपका हो गया। डीएफ जोन्स ने जो है क्या दिया था 1920 के अंदर डबल क्रॉस दिया था। सिंगल क्रॉस किसने दिया था ईएम ईस्ट और सल, यहाँ पर सल भी यहाँ पर ऑप्शन होगा सल 1910 के अंदर। एआईसीआरपी ऑन मेज जो है फर्स्ट टाइम 1957 में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहाँ है लुधियाना के अंदर है। कहाँ है लुधियाना के अंदर, और लुधियाना कहाँ है पंजाब के अंदर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहां है लुधियाना। स्वीट कॉर्न की कुछ वैरायटी है, माधुरी, प्रिया, सुग्री 75, एक और लिख लेना विन ऑरेंज, विन ऑरेंज। ठीक है, एक और वैरायटीज की लिख लेना विन ऑरेंज। ठीक है, माधुरी, प्रिया, सुग्री 75 और एक और याद रखना है विन ऑरेंज। उसके बाद पॉपकॉर्न की वैरायटी आपको याद नहीं रखना है, फोडर मेज की वैरायटी अफ्रीकन टाल, प्रताप चरी 6 और J1006। ठीक है, J1006 ये इंपोर्टेंट है। प्रताप चरी 6 जो है वो एमपीयूटी ने इसको डेवलप किया था। तो फोडर मेज की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कुछ वैरायटी है, अफ्रीकन टाल है, प्रताप चरी 6 है और J1006, J1006। हाई प्रोटीन मेज की बात करते हैं तो शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, शक्ति, प्रोटीना, रत्ना, ये तीनों क्या है आपकी हाई प्रोटीन मेज वैरायटी है। और हाई प्रोटीन मेज वैरायटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं क्वालिटी प्रोटीन मेज कहा जाता है, जिसके अंदर कौन सा जीन पाया जाता है
ओपेक 2 जीन पाया जाता है, ठीक है, जो कि जिसकी डिस्कवरी जो है वो साई दास ने की थी। किसने की थी? साई दास ने, आप लिख लीजिए, जिसकी डिस्कवरी जो है साई दास ने की थी कि ओपेक 2 जीन फाउंड इन द मेज इज डिस्कवर्ड बाय द साई दास, ठीक है। और ओपेक 2 जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिच सोर्स ऑफ द लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। उसके बाद में एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है कि मेज के जो ग्रेन्स होते हैं उनका जो येलो कलर है, येलो कलर ऑफ मेज ग्रेन इज ड्यू टू द कैरिका जेंथिन। किसकी वजह से होता है? कैरिका जेंथिन की वजह से। येलो कलर ऑफ मेज सीड इज ड्यू टू द कैरिका जेंथिन। किसकी वजह से होता है? कैरिका जेंथिन की वजह से, ठीक है। डबल क्रॉस हाइब्रिड ज्यादा याद नहीं रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है टॉप क्रॉस की, जो आपको याद रखना है। कौन कौन सी है? गंगा 2 है और एक है आपकी हाई स्टार्च, गंगा 2 एंड हाई स्टार्च। लाइसिन रिच वैरायटी की बात करें तो रत्ना प्रोटीना शक्ति, कंपोजिट वैरायटी, अदर वैरायटी। आपको ये चीज तो याद रखना है। इसके अलावा एक इंपोर्टेंट लाइन आप लिखना कि मेज का अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के माध्यम से इसका कल्टीवेशन करते हैं, तो नर्सरी एरिया जो है मेज के लिए 700 टू 800 मीटर स्क्वायर जो है नर्सरी एरिया इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। मेज का कल्टीवेशन अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करके करेंगे तो इसके लिए जो नर्सरी एरिया है वो कितना चाहिए? 700 से 800 मीटर स्क्वायर। कितना? 700 से 800 मीटर स्क्वायर। इसके बाद में एक दो पॉइंट और आप लिख लीजिए। मेज जो है एक आपने नाम सुना होगा गेसोहोल, ठीक है। और गेसोहोल के अंदर जो है क्या क्या होता है? इथेनॉल होता है और एक होता है गैसोलीन, ठीक है। इथेनॉल जो है 10% होता है और गैसोलीन कितना होता है? 90%। तो मेज इज द, लिखना, मेज इज द सोर्स ऑफ इथेनॉल। मेज इज द सोर्स ऑफ इथेनॉल, ठीक। और आगे लिख लेना गैसोहोल बराबर इथेनॉल 10% प्लस गैसोलीन 90%। अच्छा, इनके पास प्रिंट आउट अभी अपलोड नहीं हुआ यार, विनय सर। लिखा ही है, चलिए। इसके बाद में एक वर्ड आता है डबल स्टैक ट्रेट। एक और चीज याद रखना, जहां मेज का हिली एरियाज के अंदर कल्टीवेशन किया जाता है, हिली एरियाज में, तो जनरली क्या होता है? 15 से 20 डेज आफ्टर सोविंग वीड रिमूविंग जो किया जाता है, वीड रिमूविंग प्रैक्टिस जो होती है, उस वीड रिमूविंग प्रैक्टिस को बोला जाता है हेलोडिंग। क्या कहा जाता है? हेलोडिंग। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हेलोडिंग का संबंध किससे है? तो हेलोडिंग का संबंध किससे है? मेज से है। कि हिली एरियाज के अंदर 15 से 20 डेज आफ्टर सोविंग जो है, 15 टू 20 डेज आफ्टर सोविंग वीड रिमूव करने की जो प्रैक्टिस है उसको क्या कहा जाता है? हेलोडिंग। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेलोडिंग का संबंध किससे है? वीड मैनेजमेंट से या फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से, इरिगेशन से? तो किससे है आपको याद रखना है? वीड से। और कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? मेज से। कौन से एरिया के अंदर? मेनली हिली एरियाज के लिए। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में एक और चीज याद रखना है, डबल स्टैक ट्रेड। डबल स्टैक ट्रेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डबल स्टैक ट्रेड का संबंध किससे है? जिस तरीके से अभी हमने बात किया था बैलेंस टेरिटरी ट्राइसोमी का संबंध किससे था? बार्ले से। तो इसी तरीके से डबल स्टैक ट्रेड का संबंध किससे है? मेज से। अब ये डबल स्टैक ट्रेड का मतलब क्या है कि मेज की ऐसी वैरायटी जिनके अंदर जो है ग्लाइफोसेट एंड ग्लूफोसिनेट अमोनियम। ग्लाइफोसेट का नाम तो क्या होता है? राउंड अप होता है। ग्लूफोसिनेट अमोनियम का क्या होता है? बास्टा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? लिबर्टी बोला जाता है। ऐसी मेज की वैरायटी जो ग्लाइफोसेट और ग्लूफोसिनेट दोनों के प्रति रेजिस्टेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल स्टैक ट्रेट वैरायटी कहा जाता है। तो एक बार लाइन लिखना, डबल स्टैक ट्रेट वैरायटी इज द मेज, डबल स्टैक ट्रेट इज द वैरायटी ऑफ मेज, डबल स्टैक ट्रेट इज द वैरायटी ऑफ मेज, double stacked trait is the variety of maize that is resistant against that is resistant against glyphosate
दैट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट ग्लाइफोसेट, ब्रैकेट में लिख लेना इसका नाम राउंड अप, ग्लाइफोसेट दैट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट ग्लाइफोसेट, ब्रैकेट में लिख लेना राउंड अप, एंड ग्लूफोसिनेट अमोनियम, एंड ग्लूफोसिनेट अमोनियम दैट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्लाइफोसेट, ब्रैकेट में राउंड अप, एंड ग्लूफोसिनेट अमोनियम, ग्लूफोसिनेट अमोनियम ब्रैकेट में लिख लेना बास्टा या लिबर्टी, बास्टा या लिबर्टी। ठीक है, अगर मेनली हम बात करें तो मेज के अंदर जो हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं वो हर्बिसाइड जो यूज किए जाते हैं वो कौन सा होता है? एट्राजीन और सीमाजीन। कौन है? एट्राजीन और सीमाजीन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेज हर्बिसाइड के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो एट्राजीन और सीमाजीन को जाना जाता है। ठीक है, मेज के अंदर अगर हम वीड की बात करते हैं तो जनरली आपने देखा होगा जॉनसन ग्रास जो है, सोरगम हेलिपेंस जो है वो मेज से एसोसिएट होता है। इसी तरीके से मेज जो है वो एक C4 प्लांट है, तो ये किसको प्रमोट करता है? स्ट्राइगा के इन्फेस्टेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये कुछ मेज था, मेज के बारे में था, आपको ध्यान रखना है। बेसिक चीजें जो है, आपको कोई भी क्रॉप हो, देखिए क्रॉप वैसे तो इन डेप्थ में हम पढ़े तो मेज को पढ़ाने में आरसी के पहले डीन थे डॉक्टर दिलीप सिंह, अगर आपने नाम सुना हो, पूरे इंडिया के अंदर जो है मेज एग्रोनॉमिस्ट के रूप में बड़े फेमस है। अकेले मेज को पढ़ाने में वो 7 क्लासेस लेते थे, 7 से 8 क्लासेस। कितनी क्लासेस? 7 to 8 क्लासेस। इसका मतलब एक दिन वो पढ़ाएंगे तो मेज के बारे में बताएंगे, दूसरे दिन पढ़ाएंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बताएंगे, मतलब इस तरीके से 7 से 8 दिन। कहने का मतलब ये है क्रॉप प्रोडक्शन अगर आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेप्थ है, आपको इसको सरफेस से कवर करते हुए चलना है। जैसे मेज आज पढ़ लिया, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है एक ब्रीफली जो है आप इनको रीड आउट कर लेना। ऐसा नहीं है कि कुछ वेराइटीज याद नहीं हो रही तो आप उनके पीछे पड़े, वेराइटीज पर ज्यादा जोर मत देना। कुछ वेराइटीज है जो पर्टिकुलर वेराइटीज फेमस है, उन वेराइटीज को ही आपको याद रखना है। जिस तरीके से अगर हम मेज की बात करें तो मेज की फोडर पर्पज की जो वेराइटीज है वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी स्वीट कॉर्न की वेराइटीज है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मेज के बारे में अगर हम बात करें एक और बार ब्रीफली, तो बोटेनिकल नेम क्या होता है? जिया मेज होता है। फैमिली क्या होता है? ग्रेमिनिया पोएसी। पोलिनेशन जो है किस प्रकार का होता है? क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। मोनोसियस प्लांट है जिसके अंदर मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर जो है एक ही प्लांट पे होता है, लेकिन इनका मैच्योरिटी पीरियड जो है अलग अलग होता है। मेल पार्ट जो है वो पहले परिपक्व होता है कंपेयर टू फीमेल, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? प्रोटो एंड्री कहा जाता है। प्रोटो एंड्री जो है और किसमें पाया जाता है? सपोटा के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? सपोटा। सपोटा के अलावा याद रखना है डेट पाम के अंदर भी क्या पाया जाता है? प्रोटो एंट्री कंडीशन पाई जाती है। तो सपोटा और डेट पाम में भी क्या पाया जाता है? प्रोटो एंट्री पाया जाता है। मेज C4 प्लांट है जिसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन का होता है, दैट इज द ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। टेस्ट वेट की बात करें तो 200 से 250 ग्राम होता है। हाइपोजील जर्मेशन इसके अंदर पाया जाता है। मिनरल कंस्टिट्यूएंट के अंदर हमें एक चीज याद रखना है कि मेज के अंदर जो प्रोटीन है उसको हम जीन प्रोटीन बोलते हैं। मेज के अंदर जो है 2 अमीनो एसिड डेफिशिएंट होते हैं, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, लेकिन इसके केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? क्यूपीएम मेज लगा सकते हैं, जो क्वालिटी प्रोटीन मेज होती है जिसके अंदर OPEC2 जीन होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन के बढ़वार के लिए। और लाइसिन की अगर मात्रा की बात करते हैं तो 3.7 से 4.2 मिलीग्राम पर 100 ग्राम मेज ग्रेन्स, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में लिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेसिक याद रखना है। फिर कुछ इसके लिए प्रोवर्ब्स यूज की जाती है कि इसको जो है क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, अनबिलीवेबल क्रॉप कहा जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, इसकी प्रोडक्टिव लेवल जो है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो है आपको इसके केस में याद रखना है। बैकबोन ऑफ अमेरिका इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी बोटनी की बात करते हैं तो बोटनी के अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। रूट्स 3 प्रकार की होती है। प्राइमरी रूट्स होती है जिनको हम सेमिनल रूट्स बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स होती है, और थर्ड जो है आपकी बेस या प्रोप रूट्स होती है। बेस या प्रोप रूट्स मेज, सोरगम और परमनेट तीनों के अंदर पाई जाती है, जो इसको सहारा प्रदान करती है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट करती है, यानी लॉजिंग को प्रिवेंट करती है, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट में सहायता करती है। कैसे करेगी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। इसके बाद में अगर इसके अंदर क्रॉसिंग की बात करें तो इसके अंदर सिंगल क्रॉस भी पाया जाता है, डबल क्रॉस भी पाया जाता है, और टॉप क्रॉस भी पाया जाता है। सिंगल क्रॉस का 2 इनब्रीड लाइन के बीच में हम जो क्रॉस करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल क्रॉस। जो 1910 के अंदर किसने दिया था? ईस्ट एंड सल ने दिया था। DF जोन्स करके जो साइंटिस्ट आए उन्होंने 1920 के अंदर 2 सिंगल क्रॉस के बीच में क्रॉस करवाया, जिसको क्या कहा जाता है? डबल क्रॉस कहा जाता है। टॉप क्रॉस की बात करते हैं तो सिंगल क्रॉस और एक ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी के बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, आप जो है ब्रीडिंग का पार्ट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपको ये टॉप क्रॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह सर ने आपको लिखाए होंगे, उनको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद में
मेज के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की मेज को प्रिमिटिव टाइप कौन बोलते हैं, किसको सॉफ्ट कौन बोलते हैं, किसको जो है पॉपकॉर्न बोलते हैं, वैक्सीकॉर्न का क्या नाम है, इनके स्पेसिफिकेशंस क्या है वो आपको याद रखना है। क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर आपको ज्यादा नहीं जाना है। दो चीजें याद रखना है कि टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन के दौरान 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ग्रोथ के दौरान जो है 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख लेना, मेज इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग एंड ड्रॉप, दोनों के प्रति क्या है, सेंसिटिव है। एक और लिख लेना कि बार्ले की अगर हम बात करें तो बार्ले जो है तीनों को टॉलरेट करता है, सैलिनिटी को, एल्कलिनिटी को और ड्रॉट को, ठीक है। तो बार्ले इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट दी सैलिनिटी, एल्कलिनिटी एंड ड्रॉट कंडीशन, ये चीज आपको याद रखना है। भाई राजन सिंह, पीपीटी अपलोड हो गया है, आप एक बार देखिए, ठीक है, पीपीटी अपलोड हो चुका है, एक बार आप देख लेना। तो ये क्लासिफिकेशन जो है, बेसिक क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। इसके बाद सीड रेट आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ग्रेन के लिए पूछा गया है तो 20 केजी पर हेक्टेयर, G20 करके आपको याद रखना है। स्वीट कॉर्न की 8 केजी पर हेक्टेयर, पॉपकॉर्न की 12 केजी पर हेक्टेयर, उसके बाद फोडर की याद रखना है 50 केजी पर हेक्टेयर, स्पेसिंग 30 इंटू 15। सामान्यतः अगर आपसे मेज की स्पेसिंग पूछा जाए तो 75 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लांट पॉपुलेशन आपसे पूछी जा सकती है तो कितनी है, 66,666। अप्रोक्स जो है 5 से बड़ी कोई भी अगर चीज आती है पीछे तो उसको हम 6 कंसीडर करते हैं और 6 को हम 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब कंटिन्यूअसली एक सीरीज चलती है। तो कहीं ना कहीं 66,667 प्लांट्स भी जो है आपको दिए हुए रहेंगे। फोडर की अगर प्लांट पॉपुलेशन की बात करें, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3,33,333 प्लांट जो है वो 1 हेक्टेयर के अंदर लगेंगे, ये चीज याद है। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाइब्रिड मेज की जो सीड रेट है वो कितनी होती है, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर होती है, लेकिन कंपोजिट वैरायटी की कितनी होती है, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट के अंदर आपको ज्यादा नहीं जाना है। वीड मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें याद रखना है कि हैलोडिंग किससे संबंधित है, मेज से संबंधित है। कौन से एरिया में, हिली एरियाज के अंदर 15 से 20 दिन सोविंग के 15 से 20 दिन के बाद में वीड को जो रिमूव किया जाता है उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, हैलोडिंग कहा जाता है। डबल स्टेक ट्रेड का संबंध किस क्रॉप से है, मेज से है, जिसके अंदर क्या है, ऐसी मेज की वैरायटी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो कि आपके ग्लाइफोसेट और ग्लूफोसिनेट दोनों के प्रति क्या है, रेजिस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल स्टेक ट्रेड कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। एट्राजीन और सिमाजीन जो है वो मेज के हर्बिसाइड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो कुछ वैरायटी जो है आपको ध्यान रखना है। कल की क्लास के अंदर हम परमनेट, सोरगम, 2-3 क्रॉप्स को कवर कर लेंगे। ओके, एक बार आप पढ़िएगा इनको, ठीक है। ओके, स्वीट कॉर्न के अंदर शुगर की परसेंटेज कितना होता है, स्वीट कॉर्न के अंदर शुगर परसेंटेज कितना लिखा है मैंने आपको, 11 से 20%। याद रखना है कितना है, 11 से 20%। एक और पॉइंट आप याद रखना, जब भी हम फोडर की बात करते हैं तो फोडर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। एक होता है आपका साइलेज और एक होता है आपका हे, ठीक है। हे के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होता है, 14 से 15% इसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। लेकिन साइलेज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60% इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। और साइलेज के लिए जो बेस्ट क्रॉप है वो कौन सी आपकी, मेज है, जबकि है के लिए जो बेस्ट क्रॉप है वो कौन सी आपकी, बरसी में और आपका रिच का है। ये दोनों चीजें भी आपको याद रखना है। एक और चीज मैं बता देता हूं, साइलेज बनाने के लिए जो समय है, हे जो है वो महज 3 से 5 वीक के अंदर तैयार हो जाता है। कितने वीक के अंदर, 3 to 5 वीक, या मंथ में पूछा जाए तो कितने मंथ में, 1.5 मंथ के अंदर ये क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन साइलेज की बात करते हैं, साइलेज क्या है, एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, और साइलेज जहां पर बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइलो। और उस मेज को जो बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनसाइलिंग। क्या कहा जाता है, इनसाइलिंग कहा जाता है। ये क्लियर है। इसके बाद में यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वीक जो है वो साइलेज को प्रिपेयर होने में लगते हैं, तो कितने लगते हैं, 12 वीक। और मंथ अगर आपसे पूछा जाए तो कितने मंथ लगेंगे, 3 मंथ लगते हैं। कितने मंथ लगते हैं, 3 मंथ। तो फोडर पर्पस से जो दो है, एक साइलेज है और एक आपका है। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है मॉइस्चर कंटेंट से रिगार्डिंग होता है। मॉइस्चर कंटेंट कितना है इसमें, 14 से 15%। तो ड्राई मैटर कितना होगा, 100 में से 14 से 15% को माइनस कर दो, बाकी बचा वो ड्राई मैटर होगा। साइलेज के अंदर ड्राई मैटर कितना होगा, 40%। मॉइस्चर कितना है, 60%। साइलेज के लिए बेस्ट क्रॉप कौन सी है, मेज है। हे के लिए बेस्ट क्रॉप कौन सी है, बार्ले या रिच का। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, कहां की बात की जाए, पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान में एक आप कृषि विद्यार्थी होने के नाते या फिर मान लो एक अधिकारी होने के नाते आप जो है वहां के किसानों को साइलेज के लिए प्रमोट करोगे या हे के लिए प्रमोट करोगे,
किसके लिए करोगे? पश्चिमी राजस्थान यानी वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बरसिम और रिचका वहीं पॉसिबल है जहां पर वोटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप सोचिएगा और मुझे कल बताना, ठीक है, कि क्या रीजन है कि अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात की जाए तो कौन सा फोल्डर बेस्ट रहेगा, साइलेज या फिर है, ठीक है। चलिए ठीक है।